यस, माफी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल टीम की आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वापस से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अपन कहाँ पहुंचे थे, किस स्टेज पर आ चुके थे अपन। तो वापस से मैं उसी प्रोसेस में टीला विधि के पास आ चुके थे अपन। यहां से जो टीला विधि है, मोस्टली मैंने आपको लेयरिंग बता रहा था, तो एक थी टीला विधि और दूसरी थी आपके वायुदाब। एक सेकंड में कंफर्म और कर लेता हूं कि कौन जा रहा है कि नहीं जा रहा। यस, वायुदाब या एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग आपने क्या देखा था मोस्टली, सबसे पहले कि ये देख लिया था कि भाई टीला विधि एक लचीली शाखा में इसका उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको अब जो वायुदाब करनी है वो क्या किया जाता है कि जो मजबूत शाखा होती है ना, मजबूत शाखा, उस मजबूत शाखा के दौरान क्या होता है कि इस प्रकार की कोई शाखा होती है, मान लीजिए कि वो जो झुकती नहीं है, मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे आम का कोई वृक्ष होता है, आप कहेंगे सर मैं आम के वृक्ष में किस प्रकार से जब प्रोसेस कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप आम के वृक्ष में जो दूसरी विधि काम में लेते हैं उसको बोलते हैं वायुदाब, एयर लेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जिस शाखा के ऊपर आपको करनी है ना, तो उसको रिंग शेप में कट कर लेते हैं। रिंग शेप में कट करने का मतलब होता है उसके वलय के आकार में कट कर देते हैं। और वलय के आकार में कट करने के बाद इसमें मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर व्हाइटिश कलर का एक टिश्यू आ जाता है जिसे आप कैम्बियम या एदा के नाम से जानते हैं। अब इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, कपड़े बांध देते हैं। कपड़े का मतलब ये नहीं है कि आप पहनने वाले कपड़े इसके ऊपर बांध देंगे, इसके ऊपर जूट या कॉटन का कपड़ा अगर उपलब्ध नहीं हो तो बोरी का कपड़ा भी इसके ऊपर चल सकता है। अब उसके ऊपर बोरी का कपड़ा आने के बाद इसको धागे से बांध देते हैं। अब उस विधि में तो क्या कर रहे थे कि जो विधि थी उसमें मोस्टली आप क्या कर रहे थे कि जो पुष्प था ना, उस पुष्प के ऊपर आप काम कर रहे थे। तो उस पुष्प को, सॉरी माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर पानी के लिए जो विस्तार है उसमें से यहाँ पर पानी के मटका लगा देते हैं और पानी के मटके को लगाने पर यहाँ पर छेद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पानी टिप-टिप बरसता रहता है या टपकता रहता है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, नमी होती है। और नमी होने के बाद में क्या होता है कि 10 से 15 दिन बाद में यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने लग जाता है। जब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होने लग जाता है तो आप इसको मुख्य शाखा से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, सोइल में पुट कर देते हैं, यानी मिट्टी में रोपित कर देते हैं। और यहाँ एक पादप से आपने क्या कर लिया, 2 पादपों का निर्माण कर लिया। तब जब 2 पादपों का निर्माण कर लिया तो आपका जो मेन उद्देश्य था जनन की प्रक्रिया के दौरान कि पादपों की संख्या बढ़ाना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, उन पादपों में कर सकते हैं जिन पादपों में आप मतलब कि जो शाखाएं झुकती नहीं है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है ना, कहां पर हो रहा है, हवा में, या इसको वायु कह सकते हैं। तो इसको क्या का नाम दे दिया गया, हवा या वायु दाब। क्लियर? यस। इसके बाद भी क्या प्रोसेस होता है वो आगे देखिए। वायु दाब या एयर लेयरिंग का क्या प्रोसेस होता है वो आगे देखिए। इसमें मोस्टली ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो तीसरा मेथड होता है उसके बारे में समझिए। तीसरा मेथड होता है रोपण। देखिए रोपण क्या होता है, ग्राफ्टिंग। मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2017 के एनुअल एग्जाम में ये आया था रोपण, और बच्चों ने क्या कर दिया, बिना इंग्लिश लैंग्वेज चेक किए हुए रोपण की डेफिनेशन दे दी, जबकि उसमें रोपण का मतलब पूछा गया था इम्प्लांटेशन। इसलिए आप इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत सुने और चेक करते रहें। रोपण क्या होता है, अब रोपण की जरूरत क्यों पड़ी, जब आप कटिंग से और लेयरिंग से ही प्लांट को उपयोग कर रहे थे तो इसमें रोपण की जरूरत कहां पड़ी। देखो कटिंग में आप क्या कर रहे थे, जड़ तना और पत्ती को पहले कट कर रहे थे, और लेयरिंग में क्या कर रहे थे, जब रूट फॉर्मेशन यानी जड़ों का निर्माण हो जाता था तब उसके बाद में आप उसको क्या कर रहे थे, आप उसको जमीन में रोपित कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। रोपण की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई आप चाहते हैं
कि कोई लो कैटेगरी का या निम्न गुणों वाला पादप है उसमें उच्च गुणों वाले पादपों का समावेश कराया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रोपण। तो आप रोपण की परिभाषा लिख सकते हैं, निम्न गुणों वाले पादपों में, निम्न गुणों वाले पादपों में उच्च गुणों वाले पादपों का समावेश कराने की प्रक्रिया रोपण कहलाती है। देखिए, रोपण कहलाती है, समझ गए? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये पादप है, सपोज कीजिए ये मैंगो का ट्री है, ये मैंगो का पादप है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ये इसके जो आम आते हैं ना वो लो कैटेगरी के हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पड़ोस में जो पादप लगा हुआ, प्लांट लगा हुआ है, उसके अच्छे आमों का समावेश इसमें हो, तो इस पादप के ऊपर उस पादप की शाखा को लाकर रोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को रोपण। ओके, यस। अब रोपण में दो शब्द आते हैं, एक तो आता है स्कंद, जिसको आप बोलेंगे स्टूक। अब ये क्या होता है? ये निम्न गुणों वाला वो मुख्य पादप होता है जिस पर उच्च गुणों का समावेश कराया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यह निम्न गुणों वाला, यह निम्न गुणों वाला पादप होता है जिसमें उच्च गुणों का समावेश कराया जाता है। इसे स्कंद कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्कंद या स्तूप कहा जाता है, समझ गए? अब इसके बाद सेकंड क्या होता है? कलम। कलम को बोल दिया जाता है एस्कोइन। क्या कहा जाता है? एस्कोइन या कलम। अब ये जो उच्च गुणों वाली शाखा है ना, जिसको लाकर लगा रहे हैं, उसको कहा जाता है कलम। यह उच्च गुणों वाली मुख्य शाखा है, यह उच्च गुणों वाली शाखा होती है जिसको स्कंद पर लाकर लगाया जाता है। क्लियर? स्कंद और कलम, एस्कोइन, इस प्रकार का प्रोसेस होता है। अब देखिए मैं वो समझा देता हूं स्कंद क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई ए पादप है, क्लियर, और इसके ऊपर ये ए पादप है, तो इसको बोलेंगे स्कंद। और यहां पर कोई दूसरी शाखा लेकर आए आप, तो इसको बोलते हैं कलम। समझ गए? यानी एस्कोइन और स्टोक, ये प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि रोपण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, 4 टाइप्स। फर्स्ट होती है आपके जीवी रोपण। जीवी रोपण, जीवी रोपण को बोलते हैं आप मोस्टली टंग रोपण या टंग ग्राफ्टिंग। जीवी रोपण या टंग ग्राफ्टिंग। अब जीवी रोपण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो स्कंद और कलम दोनों को कट कराया जाता है ना, उसका जो शेप होता है वो जीव के आकार का होता है या वो वी शेप होता है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई पादप है, इसकी ये कोई शाखा है और दूसरी जो शाखा लेके आ रहे हैं वो ये है। क्लियर? अब इसका यहां से आकार देखेंगे ना तो ये वी शेप दिखाई देता है, या अगर आप इसको गौर करके देखेंगे तो इसका आकार जीव की जैसे दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोल दिया जाता है? जीवी रोपण। और इसको चारों तरफ से कैसे बांध दिया जाता है? इसको यहाँ धागे से बांध दिया जाता है। धागे से बांध दिया जाता है। इसमें 2 बातें और याद रखें, जो ये स्कंद हो गया,
क्योंकि इसके ऊपर लाके लगा रहे हैं, ये कलम हो गई। क्लियर। इन दोनों की आकार, वेट और इनका जो लंबाई है वो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई मेन स्कंद है और इसके ऊपर आप ये लाकर लगा देते हैं तो ये तो बिल्कुल फिट बैठती है, तो ये क्या हो जाता है कि आगे अच्छा डेवलप कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर आप मान लीजिए ये लाके लगा देते हैं इस प्रकार से, तो ये तो बहुत छोटी हो गई ना और ये बहुत बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की आकार व आकृति का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों को समान रखना पड़ेगा। क्लियर। ये वी आकार की होती है तो इसको वी रोपण भी कहा जाता है। इसको जीवी रोपण इसलिए क्योंकि इसके जीव की आकृति की भी होती है। अब सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड होती है आपके फच्चर। क्या होती है, फच्चर रोपण, जिसको आप कहते हैं वीड्स ग्राफ्टिंग। वीज ग्राफ्टिंग। अब ये रोपण होता है वो क्या होता है, मोस्टली सेकंड वाला ये वी की जैसे ही होता है, मतलब इसको लोकल नाम अलग दे दिया गया है और ये मेन है ना जीवी रोपण, तो इसको अलग से डिटेल नहीं करते। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर टोमेटो होता है उसको यहाँ पर टोमेटो बोलते हैं, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट से बात करोगे तो उस टोमेटो का बॉटनिकल नेम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इस नाम से जानते हैं। तो उसका नाम अलग है लेकिन चीज क्या है, सेम। तो यहाँ पर क्या है, चीज सेम है, नाम अलग है। तो अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीवी रोपण के समान। तीसरी मैं बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंटों में से एक, तीसरी रोपण, जिसको आप नाम दे देते हैं मोस्टली, एक सेकेंड आप देखिए तीसरी रोपण में, जैसे मान लीजिए मुकुट रोपण होता है तीसरी, मुकुट रोपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग या इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो क्राउन ग्राफ्टिंग होने के बाद में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी का तना बहुत बड़ा है, ऐसे समझिए यहाँ पर ये कोई प्लांट है और इसको आपने बरगद की जैसे यहाँ से कट कर लिया ना, तो इस रोपण में तो क्या हो रहा था कि एक शाखा पर एक ही एस्पोन लगाई जा सकती है। लेकिन इस पर आप चाहते हैं कि सर एक स्पीशीज पर बहुत सारी शाखाएं लाकर लगा दें, तो आप इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, ये 1 2 और ये 1 इस प्रकार से। तो इसका जो डिजाइन दिखता है वो कैसे, एक ताज की जैसे दिखाई देता है। जैसे मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनती है ना गर्ल्स, उनको एक ताज पहनाया जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन या लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मुकुट। तो ये मुकुट की जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, मुकुट रोपण या आपके क्राउन ग्राफ्टिंग। ओके, क्राउन ग्राफ्टिंग हो गया। अब ये क्या होता है कि एक स्कंद के ऊपर, ये आपको पता है स्टूक है यानी स्कंद है और लगने वाले एस्कोइन है, तो एक स्कंद पर बहुत सारे शाखाओं का समावेश किया जा सकता है। जैसे आप आम की वैरायटी देखते हैं कि आम का सर लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अल्फांसो, निल्फांसो, मल्लिका, आम्रपाली, इस प्रकार से आम की क्या है स्पीशीज। तो आप चाहते हैं कि सर मेरे पास पौध एक हो लेकिन उसमें सभी प्रकार के आम आए, तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर मेरे पास किसी आम का वृक्ष है और मैं उसके ऊपर कोई और जाति लाकर लगाता हूं, तो इसमें बेटा क्या होता है कि सेम स्पीशीज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आम एक पादप है, क्लियर, अब उसके ऊपर आप आम की लाकर लगा सकते हैं, कोई सी भी स्पीशीज जाति, है ना, वन से एक होना चाहिए, जीनस, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ना सोचिए कि सर मेरे पास तो जामुन का वृक्ष है और मैं उसके ऊपर गुलाब लाकर लगा दूं, तो क्या उसपे गुलाब जामुन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि गुलाब जामुन लगेंगे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, अपन मानव है, तो अपन क्या होते हैं कि दूसरे देश में जाकर, जैसे मान लीजिए अपने केन्या चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहां की फीमेल से या वहां की मैरिड कर ली, तो अपने क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी ना, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि अपने मेटिंग किससे कर ली, गाय भैंस से कर ली तो सर हो जाएगा, नहीं, उनकी स्पीशीज अलग है, तो अपने स्पर्म और उनके ओवम अलग अलग होते हैं, इसलिए जाति एक होनी चाहिए।
अब चौथे नंबर की मैं बात करता हूं, जिसको बोला जाता है आपके कलम रोपण, या आप कह सकते हैं बडिंग। क्या सकते हैं? बडिंग। देखिए, आप कभी किसी गार्डन में घूमने गए हो तो वहां पर इस प्रकार के छल्ले बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की कट नहीं किया जाता, इसके मेन जो स्कंद होता है ना, उसमें इस प्रकार का कोई छल्ला निकाल लिया, मान लो आप नाम लिख देते हैं, इसमें टी आकार का एक डिजाइन निकाल ली, और जो दूसरा एस को इन्हें जिसकी लेकर आ रहे हैं, और उसमें क्या कर देते हैं, उसका टी आकार लाकर इसमें क्या कर देते हैं, फिटिंग कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, धागे से बांध देते हैं। तो यहां से क्या होंगे कि नई शाखाओं का समावेश होगा, तो गुणों का समावेश हो गया ना। जैसे मान लो आपको टी पसंद नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, एच लाकर लगा दिया, समझ रहे हैं? एच भी लगा सकते हैं। अब मैं एच और टी क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों ही फेमस है, इसलिए टी बडिंग और एच बडिंग ज्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए अगर आप कभी नाम लिखें तो आप कह सकते हैं कि सर हम तो बडिंग यानी कलम रोपण कर रहे थे। तो ये इस प्रकार से क्या था पूरा का पूरा, ये आपके था आपको मोस्टली ग्राफ्टिंग या रोपण। तो ये प्रोसेस है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं और आगे का प्रोसेस बता देता हूं। यस स्टूडेंट्स, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि आजकल फास्ट फ्यूजन का जमाना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे, लिखना तो कुछ आएगा नहीं, और वैसे भी मैं तो लिख ही रहा हूं, तो आप भी नोट मेंटेन कर सकते हैं। बाकी सब पीडीएफ से देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं। अब ये सारा का सारा प्रोसेस क्या था भाई, ये सारा का सारा प्रोसेस आपके फर्स्ट चैप्टर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो मैं इसको एक बार स्पीडली रिपीट करना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? स्पीडली रिपीट करने का मतलब था कि आप पढ़ रहे थे जनन, पढ़ रहे थे ना, जनन मैंने क्या बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जो अपने समान नई संतति का निर्माण करते हैं, नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहा गया था, जनन। इसके बाद जनन आपको पता चला कि आवृत बीज में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसको आपने क्या नाम दिया, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या नाम दिया, लैंगिक जनन। क्लियर? अलैंगिक जनन की परिभाषा दी, बिना युग्मक संलयन और बिना निषेचन के बनने वाला बीज या बनने वाला पादप क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन से उत्पन्न पादप को क्या कहा गया था, क्लोन कहा गया था ना। और इसका एक दूसरा नाम और था जिसे बोला गया था असंग जनन। क्या कहा गया था, असंग जनन। अब असंग जनन की भी परिभाषा वही थी, बिना साथ साथ रहे पादप का निर्माण होना। इनसे तैयार पादप को क्या कहा जाता है, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या था, अपने जनक के समान हूबहू डिट्टो फोटोकॉपी दिखाई देना। इसके बाद ये कितने प्रकार के थे, ये भी 2 प्रकार के थे। फर्स्ट क्या था, इसमें अनिषेक बीज था। क्या था, अनिषेक बीज था, जिसको मैंने क्या बोला था, एगेमो स्पर्मी कहा था ना। और जो दूसरा था उसको नाम दे दिया गया था कायिक जनन। और कायिक जनन को क्या नाम दिया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अनिषेक बीजता क्या थी, बिना निषेचन, युग्मक संलयन या बिना अर्धसूत्री विभाजन के होने वाला जनन क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। और कायिक जनन क्या था, पादप के किसी भी भाग द्वारा, जड़, तना, पत्ती या जननांगों के द्वारा उत्पन्न होने वाला पादप क्या कहलाता है, कायिक जनन। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन में कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का। एक था प्राकृतिक कायिक जनन, यानी आपको मैंने बता दिया था नेचुरल
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। और दूसरा था आपके कृत्रिम कायिक जनन, यानी आर्टिफिशियल या मैन मेड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद में प्राकृतिक कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। जड़ द्वारा यानी बाई रूट, तने द्वारा यानी बाई स्टेम, और पत्ती द्वारा यानी बाई लीव्स। क्लियर? ये प्रोसेस था। इसके बाद में मैंने बता दिया था कि कोई जड़ वगैरह टूट कर गिर जाती है या नेचुरल में हो जाती है, तो उदाहरण दिया था शीशम और नीम का। इसमें बोला था कि तने द्वारा कुछ रूपांतरित तने होते हैं, जैसे बताया था कि कंद आलू, प्रकंद अदरक, सलकंद लहसुन, अंतःभूस्थारी में आपके घास और ऊपरी भूस्थारी में घास और अंतःभूस्थारी में पुदीना या केला बताया था। और पत्ती द्वारा बता दिया गया था कि पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म, जो क्या कर देती है, कभी कभी अपस्तानिक जड़ों का निर्माण करके क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद आता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार का बताया? कृत्रिम कायिक जनन मैंने आपको 3 प्रकार का बताया। एक आया कर्तन, कर्तन जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? कटिंग। क्लियर? एक आया दाब लगाना, जिसको क्या नाम दिया? लेयरिंग। एक आता है आपकी मोस्टली रोपण, जिसको क्या बताया? ग्राफ्टिंग। ओके। इसके बाद देखिए, जो कटिंग या कर्तन होता है उसमें जड़ तना पत्ती को कट किया जाता है। तो ये कितने प्रकार का था? जड़, तना और पत्ती। क्लियर? इसमें जड़ को कट कर रहे थे, तना में आपको शुगर के यानी गन्ना और गुलाब को कट कर रहे थे, और पत्ती में आपको यानी एलोवेरा ग्वारपाठा को कट कर रहे थे। इसमें क्या था? पहले मुख्य पादप से किसी भी भाग को काट रहे थे। कौन काट रहा था? मानव निर्मित। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम कायिक जनन। ओके। इसके बाद बात कर रहे थे दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब इसमें दोनों में अंतर था कि इसमें पहले कट करेंगे, जबकि इसमें पहले क्या करेंगे? जड़ों का निर्माण करेंगे। जड़ों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? मोस्टली ये 2 प्रकार के था। एक तो था टीला विधि और एक थी वायु दाब विधि। क्लियर? टीला विधि में क्या कर रहे थे? आप किसी शाखा को झुका रहे थे, झुकाकर मिट्टी में दबा रहे थे। 10 से 15 दिन बाद जड़ों का निर्माण हो रहा था, और होने के बाद में उसको मुख्य शाखा से कट कर जमीन में ग्रो कर रहे थे। ऐसे नंबर इंक्रीज कर रहे थे ना। वेरी गुड। इसके बाद वायुदाब में क्या होता है कि वे शाखाएं जो झुकती नहीं है उनके ऊपर रिंग शेप में आकार में कट कर रहे थे। कट करने के बाद बोरी का कपड़ा बांध रहे थे, ऊपर मटका बांध रहे थे। 10 से 15 दिन बाद जड़ों का निर्माण होने पर उस शाखा को काट कर अलग कर रहे थे। ये बात थी। अब बात करते हैं रोपण। रोपण में क्या था? निम्न गुणों वाले पादपों में उच्च गुणों का समावेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रोपण या ग्राफ्टिंग। क्लियर? ये बात थी ना। अब रोपण में क्या थे? 2 शब्द निकल के आए थे। एक था स्कंद और एक था आपके कलम। तो स्कंद में क्या था कि स्कंद का मतलब था स्तूक, वह पादप जो निम्न गुणों का होता है और उसपे उच्च गुणों का समावेश कराया जाता है, स्कंद या स्तूक कहलाता है। क्लियर? और कलम यानी एस्कोइन क्या था कि वह पादप जो उच्च गुणों का होता है और निम्न गुणों पर उसका समावेश कराया जाता है, यानी कलम कहलाता है। ये 4 प्रकार के थे: जीवी रोपण, पच्चर, मुकुट रोपण और बड़े यानी कलिका रोपण। तो इसमें क्या था कि जो जीव आकार का था उसको कट कर रहे थे, वी शेप में कट कर रहे थे, और दोनों की जो डिजाइन थी वो सेम डिजाइन होनी चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, वेट सेम होना चाहिए और वी शेप में होना चाहिए। फच्चर इसी का एक सम्मिलित रूप है, इसलिए फच्चर को हमने बोल दिया था कि रोपण के समान। इसके बाद में तीसरी में बात कर रहा था कि रोपण की जो आपको बताया गया था कि मुकुट रोपण। मुकुट रोपण में एक से ज्यादा शाखाओं का समावेश कराया जा सकता है, और उसमें क्या होता है कि कई गुणों का समावेश एक साथ हो जाता है, लेकिन उसमें स्कंद की आकार बड़ा होता है और एस्कोइन यानी जो कलम आती है उसका आकार छोटा होता है। ये सब बातें पता चलने के बाद में अपन आ गए थे
कि एक लास्ट होता बडिंग जिसमें छल्ले निकाला जा रहा था, किचन यानी उसके एच बडिंग और टी बडिंग स्कंद में से मेन छल्ला निकाल दिया जा रहा था। तो इस प्रकार करके आपके आवर्त बीजी पादपों के जनन का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन का इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में है लेकिन डिटेल सेकंड चैप्टर में। तो मेरा मानना है कि लैंगिक जनन एक सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया जाए, लेकिन इंट्रोडक्शन इसमें है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन इसी में दे दूंगा, लेकिन आज के लिए काफी है। तो आप एक बार इस चीज को रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन कीजिए, बुक्स है आपके पास उसमें से देखिए कहाँ मिस्टेक है, कौन सा एग्जांपल मैंने मिस कर दिया जो आपको आता है आपकी बुक में है, उन सब चीजों को आप एक स्थान पर लाकर प्रॉपर तरीके से देखिए। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा और एनुअल एग्जाम में इसमें से डेफिनेशन श्योर आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।